तो इससे पहले कि हम इस पोएम का सेकंड पार्ट करते हैं, इसके स्ट्रक्चर, इसमें पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ और इसमें थीम्स पर बात करते हैं, इससे इससे पहले हम थोड़े सा एक बार फिर इस पोएम को पढ़ते हैं, द लिबर्नम टॉप को। द लिबर्नम टॉप पार्ट 2, जो टेड ह्यूज की लिखी हुई पोएम है। इस पर हम दोबारा एक बार इसको नज़र मारते हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं, उसके बाद आ जाएंगे इसकी स्ट्रक्चर, थीम्स वगैरह वगैरह पर। द लिबर्नम टॉप, टेड ह्यूज की लिखी हुई पोएम। The laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fall. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up, of chitterings, and a tremor of wings, and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her broad face identity mask. Then, with eerie, delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. तो अब हम पोएम पर थोड़ी सी बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर पर, इसमें जो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई उस पर, इसके थीम पर, थीम्स जो हैं इसके 3-4, और फिर इसकी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे भी बात करता हूँ मैं थोड़ी सी, मतलब किस कंटेक्स्ट में जो इसने पोएम लिखी है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। तो जाहिर है इसमें स्टैंजा 4 है, इस पोएम में 4 स्टैंजा है, 4 स्टैंजा की ये पोएम है। मैंने पहले ही बता दिया था। पहला छोटा सा स्टैंजा है, 3 लाइन्स का है, फिर 9 लाइन्स का दूसरा स्टैंजा, फिर दो लाइन्स का तीसरा स्टैंजा, और एक ही लाइन का चौथा स्टैंजा। 4 स्टैंजा। स्टैंजा जाहिर है एक पोएम के एक पैराग्राफ को स्टैंजा कहते हैं। तो 4 पैराग्राफ हैं इस पोएम के। फिर है राइम स्कीम। राइम स्कीम आमतौर से, ये तो पहले ही आपको मालूम है कि राइम स्कीम बोला जाता है किस तरह से जो वर्ड्स हैं उनकी साउंड को मैच किया जाए, खास करके लास्ट में जो वर्ड, ये एक लाइन के एंड पे जो वर्ड्स हैं, दूसरी लाइन के एंड पे जो वर्ड्स हैं, उनको कैसे उनकी साउंड को कैसे मैच किया गया है, मतलब पोएम में साउंड्स कैसे मैच होती हैं एंड वर्ड्स की, तो लाइन के एंड के वाले वर्ड्स की, तो उसको कहा जाता है राइम स्कीम। आमतौर से ये हुआ ना, लाइन बाय लाइन राइम स्कीम। दूसरी होती है इंटरनल राइम स्कीम, भी लाइन के अंदर भी एक साउंड की का मैच होता है। इसमें भी कई कंसेप्ट हैं, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं हमने, तो राइम स्कीम इसमें कई नहीं यूज़ किया है। हाँ, एक टूटी फूटी सी राइम स्कीम है जिसको हम ये नहीं कहेंगे कि राइम लेस ही बिल्कुल है, कुछ ना कुछ, जैसे चिटरिंग्स, ट्रिलिंग्स, तो इंटरनल राइम स्कीम कुछ ना कुछ बनती है। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। फिर आता है मीटर। मीटर मीटर भी इसका एक वाला मीटर नहीं है। कई किस्म के इंग्लिश में जितने भी मीटर्स यूज होते हैं उनमें से एक किस्म का मीटर नहीं है। ये 3-4 किस्म के मीटर्स इसने यूज किए हैं, इसलिए इसमें मैंने यूज किया है कि मिक्स्ड मीटर है ये। इयाम्बिक भी यूज किया है इसने, ट्रोकिक भी यूज किया है, स्पॉन्डी भी आता है बीच में, पायरिक भी आता है। तो ये क्या है क्या नहीं, इस डिटेल में नहीं जाना, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो मीटर भी मिक्स्ड है, इसमें एक ही तरह का मीटर नहीं है। मीटर जाहिर है जो लाइन का अंदर से जो रिदम होता है, रिदम याद रखना, रिदम जो बनते हैं फुट्स की वजह से, ये बहुत डिटेल वाली बात है। तो ये मतलब वो किस फुट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, सिलेबल्स कितने यूज हुए हैं, उनमें स्ट्रेस कहाँ पर है, वगैरह वगैरह, ये बड़ा बनता है उस तरह से मीटर। तो मीटर भी मिक्स्ड है, इसमें एक ही तरतीब से, मतलब रिदम्स का उतार चढ़ाव जो है, साउंड्स का ऊपर उठना बैठ जाना, साउंड्स का ऊपर उठना एक तरतीब से जो है, वो भी इसमें वो भी नहीं है। तो मीटर भी इसमें मिक्स्ड ही है, ये याद रखना आप खाली इतना याद रखना कि मीटर जो है इसका है मिक्स्ड है। तो अब करते हैं बात
पोइटिक डिवाइसेस पर, पोइटिक डिवाइसेस, ये पोइटिक डिवाइसेस जो यूज़ हुई हैं इसमें आपकी पोएम में, तो ये मैंने लिखी हैं। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंक्लूड करूं, तो लेकिन जिस हिसाब से जितने आपको ज़्यादा ज़रूरी हैं वो 3-4 जिसमें ज़रूरी है, जैसे ये पर्सोनिफिकेशन आपको जानना चाहिए, ये एलिट्रेशन आपको जानना चाहिए, ये ओनोमेटोपिया ये भी जानना चाहिए आपको, सिमिली को पता होना चाहिए, मेटाफर का पता होना चाहिए और ऑक्सीमोरोन का पता होना चाहिए। ये 5-6 जो है इनका ज़रूर पता होना चाहिए आपको। पर्सोनिफिकेशन किसको बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बुनियादी तौर से वो पोइटिक डिवाइस है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन ह्यूमन थिंग्स को पर्सोनिफाई किया जाता है, उनको एक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए, एक किस्म के ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, यानी उनको इंसान की जो जज्बात जो हैं वो डाले जाते हैं, जैसे कि वो उस तरह से बिहेव करते हैं कि वो जैसे कि इंसान हैं। और यहाँ जो हमारी पोएम में लेबरनम टॉप जो है, जो ट्री है, जो द लेबरनम ट्री जो एक्चुअल हमारी पोएम का जो ट्री है वो पर्सोनिफाई करता है पूरी जो नेचुरल जो वर्ल्ड है उसको पर्सोनिफाई करता है। और दूसरी वो पर्सोनिफाई करता है जिंदगी के स्टेज को, जिंदगी मतलब कि वो वाली स्टेज जिसमें अब लगभग पेसिमिज्म आ गया है, जिंदगी में उम्मीद नहीं रही है, और अब टाइम आ रहा है उसमें रीजनरेशन का, लेकिन वो अभी नहीं हुआ। लेबरनम ट्री जो है उस शुरू में जब हम पोएम में पढ़ते हैं पहले स्टैंजा में, तो लेबरनम का ट्री जो है बहुत ही होपलेसनेस के स्टेट में है और ऑटम के स्टेट में है, और वो रिप्रेजेंट करता है मतलब एक ऐसा दौर जिंदगी का कि उसमें मायूसी ही मायूसी होती है इंसान को। और चूंकि इसमें जज्बात दिए गए हैं लेबरनम ट्री को, क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं इसमें ट्री, लेबरनम ट्री जो है आगे झूम उठता है, वो जैसे ऐसे कि जैसे वो भी थ्रिल होता है, जैसे उसको भी ट्रेमर्स आते हैं, यानी कि वो भी हरकत में आ जाता है, एक्टिविटी उसमें होती है तो वो खुद एक्टिवेट हो जाता है और जोश में झूम उठता है, थ्रिल होना शुरू करता है, उसको भी खुशी होती है। तो जाहिर है ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं उसको कि जैसे कि उसको भी फीलिंग्स हैं, तो वो भी जज्बात में आ गया, वो भी खुश हो गया माहौल को देख के। तो इस तरह की मेटाफोर के यूज़ को कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। और याद रखना है पर्सोनिफिकेशन बजाते खुद मेटाफोरिक ही होता है, मेटाफर के जरिए इसको आमतौर से लाया जाता है। और दूसरा जो आपके स्क्रीन पर है इस वक्त वो है सिनेक्डोकी। सिनेक्डोकी सिनेक्डोकी भी मेटाफोरिक ही होता है, और इसमें भी लेबोरनम ट्री की ही मिसाल है। सिनेक्डोकी होता है जिसमें हम पार्ट को एज अ होल लिया जाता है, मतलब एक छोटा सा पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे होल के लिए। और अभी मैंने कहा आपको कि लेबोरनम ट्री जो है पूरे नेचर को रिप्रेजेंट करता है, माहौल को, पूरे माहौल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से सिनेक्डोकी का यूज भी आया है इसी टाइटल में ही, सिनेक्डोकी। फिर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जनरली आपको जो पोइट्री के लेवल पर आपको पता होना चाहिए कि एलिट्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो म्यूजिक जो होता है पोइट्री में वो आ जाता है सामने। और एलिट्रेशन होती है बुनियादी तौर से वो साउंड्स का मैच करना जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड मैच होती है वर्ड के स्टार्ट में। जैसे यहाँ है आपके यहाँ पे मिसाल है सितंबर सनलाइट, सितंबर सनलाइट, तो स की साउंड है, तो दूसरी साउंड भी सा की है, सितंबर सा, सब सितंबर यानी कि स की साउंड है, और सनलाइट ये भी सा से साउंड बनती है, तो दोनों मैच करती हैं सा वाली साउंड। तो ये एलिट्रेटिव साउंड है, यानी कि इससे एलिट्रेशन होती है, इसको कहा जाता है एलिट्रेशन। और यहाँ दूसरी मिसाल देता हूं मैं, जैसे विसल चिरप विस्परिंग्स, विसल चिरप विस्परिंग्स, और व विसल चिरप और विस्परिंग व विस्परिंग्स, विसल चिरप विस्परिंग्स, ये भी एलिट्रेशन है, एलिट्रेटिव साउंड है। तो ये भी दूसरी मिसाल है इसमें से। तो इसके अलावा वावल साउंड्स को निकालने के लिए मतलब काफ़ी उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वावल साउंड्स को समझना, यानी एसोनेंस जिसको कहते हैं हम, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंस होती है, एसोनेंस होती है, तो आप खाली कॉन्सोनेंस पर गौर करें, जो एलिट्रेटिव जो ज़्यादा आसान है, जो सिंपल टर्म्स में ये आपको पता चल जाना चाहिए।
उसके बाद है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया ये भी एक मतलब एक टर्म यूज होती है पोइटिक डिवाइसेस में, इसको यूज किया जाता है। पोइट्री में तो ओनोमेटोपिक वर्ड्स का बहुत यूज होता है, और ओनोमेटोपिक वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो साउंड्स को ही सीधा रिप्रेजेंट करते हैं, जो साउंड्स के लिए की सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसी साउंड्स की सेंस आती है और लैंग्वेज में जिस तरह से उसको माना जाता है, वैसे ही उसको उसका वर्ड बन गया है। तो इस तरह के वर्ड्स को कहा जाता है ओनोमेटोपिक वर्ड्स। और मैं एक बात कह दूं आपको कि ये वो 100% वो जो जैसे साउंड है वैसा ही हूबहू वही वो वर्ड होगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कहीं कई जगह पर इस तरह का आता है, जैसे हिस हिस जो की साउंड है, हिस हिस, तो की साउंड एक्चुअली निकलती है हिस के वर्ड में ही, मतलब इस तरह की। तो लेकिन इस तरह का हमेशा नहीं होता है। जैसे यहाँ आपके सामने मिसाल है चिरप। चिरप को हम कहते हैं चहचाना, चिड़ियों का चहचाना है, परिंदों का चहचाना। तो इंग्लिश में उसी इसी वर्ड को चहचाने को कहा उन्होंने चिरप चिरप। तो चहचाना और चिरप लगभग ये मैच करता है चिड़ियों के चूं चूं के साथ, किसी हद तक आवाज जो है मैच करती है। मतलब जैसी आवाज वैसा उस वर्ड का नाम, वो वर्ड भी वैसा ही। चिरप चहचाने को कहा जाता है, चिरप चूं चूं की आवाज जो चिड़ियों की आती है, परिंदों की आती है, उसको चिरप कहते हैं। तो उस उनके हिसाब से चिरप की जैसी आवाज आती है, तो हमारे हिसाब से चहचहाट आती है, चहचाना की आवाज आती है। तो ओनोमेटोपिक हमारी लैंग्वेज में ओनोमेटोपिक वर्ड्स के हिसाब से चहचाना है, और इंग्लिश के हिसाब से चिरप है। इसी तरह से चिटरिंग्स, चिटरिंग्स ये भी चिटर चहचहाट की मतलब अंदाज में है, चिटर करना, चिटरिंग चिटरिंग। तो इस तरह इस क्योंकि इसमें भी सेंस वही आती है, इसको भी कहा जाता है ओनोमेटोपिक वर्ड। और ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स ट्रिलिंग्स की साउंड, रा की जो आवाज इसमें से निकलती है, तो ट्रिलिंग्स ये भी ओनोमोटोपिक वर्ड माना जाता है। और मैंने कहा ये सेंस के तौर पर, इसमें से सेंस आनी चाहिए वर्ड में से ही कि ये साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के वर्ड को कहा जाता है ओनोमोटोपिक वर्ड, और इस तरह के अंदाज को कहा जाता है ओनोमोटोपिया। उसके बाद है नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है सिमले। सिमली, तो जाहिर है आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा सिमली। तो सिमली कंपैरिजन किया जाता है जब दो एंटिटीज को, दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, एक को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, उसको कहा जाता है सिमली। और यहाँ सिमली आई है स्लीक एज अ लिजर्ड। जाहिर है ये स्लीक एज अ लिजर्ड जो है वही है द गोल्डफिश। गोल्डफिश जो मदर बर्ड है वो स्लीक एज अ लिजर्ड है, इस तरह से कि वो स्लीक एज अ लिजर्ड है, लिजर्ड की तरह स्लीक है, लिजर्ड की तरह मतलब मूवमेंट में बहुत ही स्मूथ है, डेलिकेट अंदाज से वो चल पड़ती है अपने उस नेस्ट की तरफ, थिकनेस में से उस झाड़ीदार दरख्त में जो मतलब जो झाड़ियों जैसा जो ब्रांचेस ने घेर के रखा है, तो उसमें से वो जाती है स्लीक अंदाज में, जैसे कि लिजर्ड, जैसे कि लिजर्ड। तो जैसे कि लिजर्ड जो वर्ड आता है ये सिमली को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये भी ये सिमली की डिवाइस यूज की है यहाँ पर पोइट ने। पॉलीसिंडेटॉन, पॉलीसिंडेटॉन ये ऐसा एक्चुअली ये कंजंक्शन का ऐसा यूज है जिसमें बात को रीइंफोर्स करने के लिए, जोरदार बनाने के लिए उस कंजक्शन को दो या दो से ज्यादा बार यूज किया जाता है। यहाँ जैसे ये है एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। तो दो बार एंड का जो यूज है, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, इस पोएम में जो यूज हुआ एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, तो दे है ना, इसमें जोर आता है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, ये है पोइटिक लाइन है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। कितना मतलब जोरदार बना देते हैं ये दो वर्ड्स जब एंड के साथ जोड़े जाते हैं, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। इस तरह का वर्ड्स का यूज जो है कंजक्शन का, एंड मतलब वर्ड्स ऐसे यूज किए जाते हैं कंजक्शन के कि वो
उसको री करते हैं बात को, तो वो इस तरह के यूजेज को कहा जाता है पॉलीसिंडेटॉन, और ये पोइटिक डिवाइसेस में से एक डिवाइस है। फिर अगला जो है वो है मेटाफर। मेटाफर जाहिर है ये आपने पढ़ा है, पहले से पढ़ते आए हो मेटाफर, तो सबको मेरे ख्याल से आ जाता है मेटाफर किसको कहते हैं। मेटाफर एक ऐसा यूजेज है, ये एक ऐसी पोइटिक डिवाइस है, ऐसा यूजेज है वर्ड्स का जिसमें एक वर्ड जो है फिगरेटिव अंदाज में, यानी कि बतौर फिगर ऑफ स्पीच के यूज किया जाता है, फिगरेटिव यूजेज में इस्तेमाल किया जाता है, और वो रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरी बात को, दूसरे ख्याल को, या दूसरी एंटिटी को। तो उस तरह के वर्ड को कहा जाता है मेटाफर। और ये कंपैरिजन वाला अंदाज नहीं होता है इसमें, जैसे सिम्बली में होता है ना, एज और लाइक के कर्व्स के जरिए से हम कंपेयर करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा तो मदरबोर्ड के लिए शी वाज स्लीक एज अ लिजर्ड, वो इतनी स्लीक थी जैसे कि लिजर्ड होती है, जैसे कि। तो ये सिम्बली का अंदाज है, मेटाफर में नहीं, इस तरह से नहीं होगा। अगर मेटाफर इसके बजाय यूज करना हो तो स्लीक, शी वाज स्लीक लिजर्ड, शी वाज स्लीक लिजर्ड, सीधा ही लिजर्ड वाले वर्ड को ही इसको जोड़ देना, मतलब उसके लिजर्ड को ही बता देना कि वो लिजर्ड की तरह नहीं है, बल्कि खुद लिजर्ड है और वो स्लीक वाली लिजर्ड। इस तरह का अगर यूज किया जाता तो वो फिर मेटाफर बन जाता। मेटाफर में स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर वर्ड्स को यूज किया जाता है, मतलब डायरेक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है वर्ड्स को, उनके उनके जो फिगरेटिव यूजेज है, जिस वर्ड के साथ या जिस आइडिया के साथ यूज किया गया है उसके साथ सीधा जोड़ दिया जाता है। तो इसमें वर्ड्स जो हैं सीधे रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस आइडिया को या उस एंटिटी को। तो यहाँ मशीन के का वर्ड आया है एक, और इंजन का दूसरा वर्ड आया है मेटाफर के तौर पर, मशीन और इंजन। तो मशीन का वर्ड जो है वो इस तरह से यूज हुआ है, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। वो थिकनेस में एंटर होती है और एक मशीन स्टार्टअप होती है। मशीन स्टार्टअप होती है मतलब कि मशीन चालू हो जाती है। जैसे मशीन में शोर शराबा शुरू होता है जब मशीन चालू हो जाती है, तो शोर शराबा एक एक्टिविटी शुरू होती है। इसी तरह से जब वो मदरबर्ड जो गोल्ड फिश है वो अंदर दाखिल हो जाती है, अपने नेस्ट के पास पहुंच जाती है, तो क्या होता है कि वही एक एक्टिविटी, एक शोर शराबा, एक चिटरिंग, ट्रेमर ऑफ विंग्स और ट्रिलिंग्स का दौरा शुरू हो जाता है, यानी कि काफी एक्टिविटी का माहौल हो जाता है, जैसे कि मशीन का माहौल होता है। और मशीन को एज के तौर पर यूज नहीं किया है, मतलब डायरेक्ट उसके एक्टिविटी को ही मशीन के स्टार्टअप से, मशीन का स्टार्ट अप होना सी उसी के साथ जोड़ दिया है। तो जाहिर है मशीन का वर्ड जो है मेटाफर के तौर पर यूज आया है। और इंजन, इंजन के लिए जो इसने कहा है कि वो भी मेटाफर के तौर पर, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, कि वो जो है वो इंजन ऑफ आवर फैमिली है। जाहिर ये भी मदरबर्ड ही है जो फैमिली का इंजन है, इसी से फैमिली में जो है एक्टिविटी पैदा होती है, फैमिली को चलाती है ये मदरबर्ड ही। इंजन इस हिसाब से है, वो मदरबर्ड जो है इंजन है, नॉट लाइक इंजन, बल्कि शी इज द इंजन, वो खुद ही इंजन है। तो ये मेटाफर के अंदाज में यूज है, शी इज नॉट जस्ट लाइक एन इंजन। ऐसे यूज होता तो फिर ये सिमली हो जाता है, शी इज लाइक एन इंजन। अगर इस तरह से होता तो मेरे ख्याल से फिर सिमली का यूज था, लेकिन ये है इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये उसकी फैमिली का इंजन है। तो सीधा वो मदर बर्ड ही वो एक्टिविटी दिला के इंजन बन जाती है अपनी फैमिली का। तो अगला जो है वो है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, और ये ऑक्सीमोरॉन वो वाले वर्ड्स का मजमूआ, एक या एक से ज्यादा वर्ड्स को हम जब इस अंदाज में यूज करते हैं कि दो अपोजिट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग में बिल्कुल उल्टे हैं, अपोजिट वर्ड्स, या एक दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जब वो अपोजिट मीनिंग बनाते हैं, अपोजिट सेंस देते हैं, लेकिन अब हम उनको ऐसे जोड़ देते हैं, उनको इस तरह से इकट्ठा यूज किया जाता है कि एक दूसरे को जोरदार बनाता है। अंदाज इस तरह से यूज होता है कि मतलब बात को ज्यादा बेहतरीन अंदाज में एक्सप्रेस किया जाता है। इस तरह के वर्ड्स को यूजेज का जो है ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। जैसे मैं आम सी मिसाल
देता हूं आपको समझाने के लिए ऑक्सीमोरॉन। गिव मी अ लिटिल मोर, गिव मी अ लिटिल मोर, लिटिल मोर। लिटिल मोर का उल्ट होता है लिटिल, मतलब थोड़ा सा, मोर मोर मतलब और ज्यादा। तो लिटिल मोर जब इकट्ठा किया जाता है तो जाहिर है ये फिर एक्सप्रेस करता है दूसरे ही बात को, ये नहीं उल्टा नहीं हो जाता है मीनिंग, बल्कि एक मुंह में एक वर्ड जो है दूसरे वर्ड के साथ जब जुड़ जाता है तो मीनिंग जो है ज्यादा बेहतर अंदाज में एक्सप्रेस हो जाता है। इस तरह के यूजेज जो कहा जाता है ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन का यूज। और यहाँ ये वर्ड्स जो 4 वर्ड्स आए हैं, 4 वर्ड्स एक्चुअली ये दो वर्ड्स का एक ही कंपाउंड वर्ड बनाया इसने, और इसके पीछे 2 और वर्ड्स हैं। इरी डेलिकेट, विसल चिरप, इरी डेलिकेट विसल चिरप। तो ये ऑक्सीमोरॉन का यूज है। एक्चुअली मैंने वो एक्सप्लेन भी किया जब मैं पोएम पढ़ा रहा था उस वक्त, जब मैंने पोएम में डिटेल बात बताई इसमें, तो वहां मैंने एक्सप्लेन किया इसको कि ये इरी डेलिकेट विसल चिरप क्या है। इरी डेलिकेट और विसल चिरप, विसल चिरप, इरी डेलिकेट। तो चिरप बताते खुद एक शोर शराबे का है, चहचाना, लेकिन ये विसल चिरप किस तरह की है, यानी कि विसल चिरप एक्चुअली ये तो इस तरह का शोर शराबा, इस तरह का नॉइजी माहौल, इस तरह का साउंड जो है पैदा होना जो अच्छी नहीं लगनी चाहिए। ये मतलब कहा जाएगा तो ये चिरपिंग साउंड जो है वो खराब दिखनी चाहिए, मतलब उतनी बेहतरीन नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे 2 वर्ड्स उसने यूज किए हैं साथ में, इरी और डेलिकेट। डेलिकेट विसल चिरप, जब डेलिकेट इसमें यूज किया जाएगा तो जाहिर है विसल चिरप वैसी नहीं जैसी मतलब जो हमारे कानों को बुरा लगे, बल्कि ऐसी जो डेलिकेट है, डेलिकेट बहुत ही नजाकत भरी, बहुत ही लतीफ, बहुत ही बेहतरीन किस्म की। तो डेलिकेट विसल चिरप से ही ऑक्सीमोरॉन बन जाता है। लेकिन इसके पीछे जब फिर इरी भी लगाया तो इरी से ये और रीइंफोर्स होता है, ऐसी डेलिकेट जो इरी भी है। इरी मतलब बेहतरीन डेलिकेसी, बहुत बेहतरीन किस्म की डेलिकेट होना, इसका बहुत ही फाइन, बहुत ही नजाकत भरी, बहुत ही बेहतरीन। और किस तरह की इरी, किस तरह की नजाकत, जो मतलब जिसमें इरीपन है, जो इंसान को बहुत ही सुपर नेचुरल जैसा, बहुत ही बेहतरीन जो है, मतलब जिसमें फाइन स्ट्रोक माना जाएगा कि उस तरह की। तो इसकी तो सीधी मिसाल जो मैंने उसमें बताने एक्सप्लेन करते हुए भी बताई मैंने कि नेचर में जो चीज़ें किस तरह से ऑर्डर्ड हैं, थिंग्स जो हैं कितनी बेहतरीन है। इसमें अगर ये कहा जाए नेचर में कि जैसे कि कुछ ऐसी नेचर में इस तरह की बनावट है, इतनी ऑर्डर्ड है, इतनी बेहतरीन और इतनी लतीफ और इतनी नाजुक तरीके से बनाया गया है कि इंसान दंग रह जाता है। इंसान को समझ नहीं आता है कि कितना होशियारी से, कितनी अक्लमंदी से चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। तो उस सेंस में ये बहुत ही इरी चीज़ें लगती हैं कि हमें इंसानी समझ से बाहर हैं, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि बहुत बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन, बहुत ही बेहतरीन किस्म की उसमें वो डेलिकेसी है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का वो पैटर्न है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। तो इस तरह से ये इरी डेलिकेट जो है और डेलिकेट को री इन्फोर्स करता है, बहुत और ज़्यादा बेहतरीन बनाता है। और विसल चिरप जाहिर है साउंड, यानी इस तरह की साउंड जो बहुत ही इरी और डेलिकेट है, बहुत ही इरी डेलिकेट है, बहुत ही फाइन तरीके से वो चिरप करती है, ये अंदाज दिया है इसने। और कहा है, क्या कहा है पूरे इसमें, देन विद इरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट। और ये फिर अंदाज बताया है इसने ना, एक 2 लाइंस का स्टैंजा है लेकिन बहुत गहरा मीनिंग इसने एक्सप्रेस किया है। इरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स के साथ, जो विस्परिंग्स, ऐसी विस्परिंग, उसकी धीमी आवाज में चिरपिंग करना, विसल चिरपिंग करना, जो बहुत इरी और डेलिकेट है, इरी डेलिकेट विसल चिरपिंग है। इतनी खूबसूरत अंदाज में वो चहचाती हुई आती है, क्योंकि अपनी उस फैमिली को इसने स्टॉक किया, उसको उसकी एक्टिविटी दोबारा ताज़ा कर दी। तो अब बहुत ही इरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स के साथ शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट। तो वो लॉन्च अवे होती है, उड़ के निकलती है अपने उस ट्री से, कहाँ के लिए, टुवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट के लिए। बहुत ही नाजुक तरीके से काम करके अपना एक एक्टिविटी पैदा करके वो निकल जाती है इन्फिनिट के लिए, जो
जिसको कहा कहा हम कहेंगे स्काई इज द लिमिट, बल्कि स्काई भी लिमिट नहीं है, उड़ते ही जाना है। तो ये है ऑक्सीमोरॉन। और लास्ट में आता है मेटोनिमी, मेटोनिमी होती है बाहरवाली पोएटिक डिवाइस, और ये मेटोनियम का यूज है इन्फिनिट। इन्फिनिट तो पहले भी मैंने समझा, इन्फिनिट जो है रिप्रेजेंट करता है स्काई को, ओपन स्काई को, जो अनलिमिटेड स्काई है, जो उसके पास सामने है दरख्त से अलावा, तो वो उसके लिए जो है इन्फिनिट है। और मेटोनियम इस तरह इसलिए है ये कि ये चेंज नेम है। जब एक मेटाफर को यूज करते हैं हम इस तरह से कि वहां नाम को बदल देते हैं, दूसरे नाम से उसको जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है मेटोनियम। ये भी मेटाफर ही होता है। तो इन्फिनिट रिप्रेजेंट करता है स्काई को, और इस तरह का स्काई जो दरख्त के अलावा जो बाकी स्पेस है आसमान के नीचे, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला वर्ड, इन्फिनिट का वर्ड। और इस तरह से ये इसको कहते हैं, इस तरह के यूजेज को कहा जाता है मेटोनियम, और ये भी मेटाफर ही होता है। तो ये कुछ डिवाइसेस थी, मैंने एक्सप्रेस कर दी। अब है पोएम में जो थीम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम्स भी, आप याद रखना। 4 किस्म के थीम्स हैं इसमें जो पोएम हमसे हमें जाहिर करती है। पहला थीम ये जो है कि ऑटमनल चेंज, यानी ऑटमनल चेंज आती है, हर जो हमारी जो नेचर है उसमें ऑटमनल चेंज आती है, यानी ऑटम में चेंज आ जाती है। ऑटम तक आस्ता 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 तो जो जो हमारा समर डिके होता जाता है, खत्म होता जाता है, खत्म होता जाता है, अल्टीमेटली ऑटमनल चेंज में पतझड़ यानी सब खत्म होने की तरफ, पत्ते गिर जाते हैं, लाइफ लेसनेस की तरफ एक तरह का सिस्टम बन जाता है नेचर में। ये ऑटमनल चेंज का थीम भी है इसमें। और जाहिर है लेबरनम तो ऑटम के दौर में ही इसने इस पोएम को डाल दिया है। तो दूसरा इसमें थीम है मदरहुड का, मदरहुड। और ये इंजन ऑफ आवर फैमिली है जो हमने पढ़ा अभी पोएम के अंदर। ये मदरहुड का थीम भी है इसमें कि माँ जो है फैमिली का इंजन होता है, बुनियाद होती है, जहाँ से शुरुआत होती है, और जो एक्टिविटी देती है चीज़ों को। और ये चेंज की भी बाइस है, माँ तो चेंज की बाइस है। माँ जो है किस तरह से माहौल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल देती है। मतलब कहाँ आटम, कहाँ सीडलेसनेस, कहाँ खत्म होना सब कुछ, तो फिर उसमें एक्टिविटी वापस आना, और फिर वापस जिंदा हो जाना, एक तरह की रिजरक्शन का हो जाना। ये मदरहुड का काम है, दोबारा चीजों को जन्म देना, वापस जिंदगी को लाना, नई शुरुआत करना, ये मदरहुड का काम है। ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी, ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी ये भी एक थीम है इसका, कि ब्यूटी जो है ये परमानेंट नहीं होती है। नेचर में ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी जो है बरकरार नहीं रहती है, कुछ देर के लिए रहती है, अच्छा सीन रहता है, बहुत बेहतरीन हो जाता है, लेकिन फिर ब्यूटी ट्रांजिएंट हो जाती है। यहाँ भी ऑटमनल, पहले ऑटम में है दरख्त, मतलब बुरे हिसाब से है, उसके बाद माँ आती है, गोल्ड फिंच आती है, वो एक्टिविटी डाल देती है, उससे सारा माहौल झूम उठता है, सब खुशी खुशी हो जाती है। लेकिन फिर जो है जिंदगी खामोशी की तरफ चली जाती है, जब वो मदरबोर्ड वापस चली जाती है, तो ब्यूटी ट्रांजिएंट होती है, ये आगे बढ़ती है, वैसी ही वैसी नहीं रहती है। नेचर का कानून है, ये भी इसमें थीम एक मौजूद है। फिर है अगला जो है रेजोनेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी जो है रेजोनेट करती है, जिंदगी रेजोनेट करती है, वापस आती है, मतलब फ्रॉम डिके टू जनरेशन, मतलब टू रिजरक्शन। ये साइकिल है, यूं समझो कि आप ये साइकिल है, रेजोनेट करती है जिंदगी, बीच में गमी, बीच में खुशी, बीच में गमी, बीच में खुशी, बीच में अच्छा, बीच में बुरा, तो ये रेजोनेंस चलता रहता है, रेजोनेट होती है लाइफ में। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस तरह से सिस्टम है जिंदगी का। और लास्ट में है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में, कि ये आथर की खास खूबियां हैं इस पोएम में इसने डाली हैं। ये बाकी पोएम में भी इसका इस तरह इज़हार है, लेकिन ये हम देखते हैं लव ऑफ नेचर इसने एक्सप्रेस किया है, नेचर ही का इज़हार है इसमें, बहुत लगाव है इसको नेचर के साथ, कनेक्शन बिटवीन वाइल्ड एंड सिविलाइज्ड। और ये इसने एक्सप्रेस किया है इसमें भी, उस पोएम में भी इसने, बाकी पोएम में भी, वाइल्ड का और सिविलाइज्ड का कनेक्शन, यानी कि जो बाहर है, जो इंसानी
कंट्रोल से बाहर है जो नेचर, वो वाइल्ड कहलाएगी। और जो सिविलाइज्ड, जो इंसानी कंट्रोल के अंदर आती है, जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है, वो सिविलाइज्ड है। तो वाइल्ड और सिविलाइज्ड का भी इसने एक्सप्रेस किया है कई दफ़ा कनेक्शन। यहाँ भी जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन खुशी जो है, उसको जोड़ दिया है नेचुरल एक्टिविटी के साथ। तो वाइल्ड एंड सिविलाइज्ड का कनेक्शन इसने जोड़ दिया। पैराडॉक्सिकल ब्यूटी ऑफ नेचर, ज़ाहिर है ब्यूटी परमानेंट किस्म की नहीं है, ब्यूटी तबाह होती है, नेचर में ऐसे ही कानून है, तो इसीलिए ये पैराडॉक्सिकल बनती है। ये ऐसी इस तरह की ब्यूटी जो है वो पैराडॉक्सिकल बनती है, क्योंकि ये ब्यूटी बजाते खुद एक पैराडॉक्स बन जाती है। पैराडॉक्स जो जिसको हम ऐसा स्टेटमेंट जो जिसको हम मतलब ट्रू, अगर हम ट्रू देखेंगे उसे तो हो सकता है वो फॉल्स हो, और अगर वो फॉल्स है तो हो सकता है ट्रूथ वाला स्टेटमेंट हो। तो इस तरह के स्टेटमेंट को कहा जाता है पैराडॉक्सिकल। तो ब्यूटी ऑफ नेचर जो है बजाते खुद पैराडॉक्सिकल है। आया ब्यूटी ब्यूटी है या नहीं है, ये भी एक सवाल है। हकीकत में ब्यूटी है, क्योंकि परमानेंट जब नहीं है तो फिर ये ब्यूटी क्या है। तो अगर परमानेंस होगी ब्यूटी में तो फिर वो ब्यूटी रहेगी, फिर इसका मजा रहेगा, ये भी एक सवाल है। तो इस तरह से ये एक तरह का पैराडॉक्स बन जाती है, पैराडॉक्सिकल ब्यूटी है नेचर की। और अल्टीमेटली फिर इमेजरी ऑफ मॉडर्निज्म, वो मैंने दो अभी वर्ड्स बताए थे, जैसे इसने यूज किए वर्ड्स मशीन और इंजन, दोनों मॉडर्न डे वर्ड्स हैं। पुराने ज़माने में वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, अब आज के दौर में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। हमारी जो नई तहजीब है, जो इंडस्ट्रियलाइज तहजीब है, जो मशीन वाली ज़िंदगी है, मशीन वाला दौर है, तो इसमें ये वर्ड्स आए हैं और इनको भी यूज़ किया है इसने पोएम के अंदर। तो ये है इमेजरी मॉडर्निज्म की इमेजरी। ऐसी इमेजरी, ऐसी ऐसा तस्वुर बनाना, खास करके यहाँ विजुअल इमेज की बात है, ऐसा विजुअल एक सीन खड़ा करना जिसमें मॉडर्न वर्ड्स को यूज किया जाए और मॉडर्न किस्म की इमेजेस को सामने लाया जाए। मशीन चल रही है तो हमारे सामने एक मशीन, चलती हुई मशीन की इमेज आ जाती है। इंजन तो एकदम हमारे जो जो कई किस्म के इंजन हैं उनमें से एक इंजन जो हमारे जहन में आता है उस वक्त तो फौरन उसका ख्याल आता है हमें उस इंजन का। तो ये इस तरह की इमेजरी ऑफ मॉडर्निज्म का यूज किया है इसने, पोइट ने। तो ये कुछ चीजें थी जिस पर मैंने बात की। इस तरह से आपकी पोइम जो है खत्म होती है। तो नेक्स्ट टाइम हम अगले चैप्टर पर आ जाएंगे इंशाल्लाह।